Good morning, students. Very welcome to all of you. Yes. Give me the notification of sound. Sound clear है? एक बार बता दो, फिर आगे की बात करते हैं. Yes. Good morning, everyone. Good morning, Rahul. Good morning, Tesh. साउंड का एक बार मुझे ऑडियो का अपना कंफर्मेशन दे दो. ऑडियो तो क्लियर है ना? यस. ओके ओके ओके, ठीक है मुस्कान, थैंक यू. यस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. कैसा रहा आप लोगों का क्लास टेस्ट? इट वॉज इजियर टू अटेम्प्ट. उसका अटेम्प्ट करना इजी था? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? यस रुजिमा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अपूर्वा. गुड मॉर्निंग सलोनी. यस, गुड मॉर्निंग दीपेंद्र. गुड मॉर्निंग भूमि. गुड मॉर्निंग पीहू. देखो स्टूडेंट्स का जो नंबर था ना, आप 91 बच्चे एनरोल्ड हैं 11th में, बट उसमें से सिर्फ 63 स्टूडेंट्स ही अपेयर हुए एग्जाम में. देखो ये चीज मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाकर रखो. आप लाइव क्लासेस से एब्सेंट रहते हो, आपने टीचमेंट ज्वाइन किया हुआ है, बट लाइव क्लासेस आप अटेंड नहीं करते. ठीक है, फिर उसके बाद क्लास टेस्ट के लिए बोला गया, आप क्लास टेस्ट में भी नहीं आए, तो फिर 11th में आप किस लिए आए हो? आप क्लास टेस्ट भी नहीं कर रहे हो, आपने ज्वाइन किस लिए किया है टीचमेंट? आप क्यों, क्या करना चाह रहे हो मुझे ये बताओ. जब आप पढ़ाई से रिलेटेड काम ही नहीं कर रहे हो, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, तो ये सब क्या हो क्या रहा है? आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको बार बार समझाऊं कि आप अपनी रेगुलरिटी, अपनी पंक्चुअलिटी शो करो, पंक्चुअल बनो आप. ठीक है, जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से बार बार कहा जा रहा है कि हर एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट, हर एक स्टूडेंट की प्रेजेंस जरूरी है, ताकि आपका रिजल्ट आगे अगर बनाना पड़े हमें, आपकी अटेंडेंस, आपके होमवर्क के बेसिस पर, आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर, तो आप कहीं पीछे ना रह जाओ. आप ही के लिए तो ये सब किया जा रहा है. बट देखो इतना ज्यादा आप लोगों को अवेयर कर दिया जाता है हर चीज को लेकर, फिर भी आप लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए. मुझे तो यही लगता है कि आप लोग शायद इंटरेस्टेड ही नहीं हो पढ़ने में, बस ऐसे ही कि हाँ 10th पास हो गया तो चलो 11th में एडमिशन ले लेते हैं. ऐसा नहीं है बेटा, सीरियस बनो. आपके लिए सिर्फ पढ़ाई ही बहुत जरूरी है. बी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज. अभी सिर्फ पढ़ना ही आपका काम है. स्टूडेंट लाइफ है आपकी. ओके, विद स्टडीज इस लाइफ को एंजॉय करो. ये सलोनी, क्या प्रॉब्लम थी? चेंज आवर आंसर, सबमिट मार्क्स, डोंट कट मार्क्स. ओके, एक बार टिक करने के बाद अगर आप फिर से राइट करते हो तो देखो ये तो होता ही ना, एक बार जो टिक करने के बाद फिर चेंज करते हैं ना, और फिर सबमिट कर दिया था तो वो जो रॉन्ग टिक करा था ना, उसी से मार्क्स आ गए थे. हाँ, तो वो फिर ये तो मुझे पता नहीं है. देखो हो सकता है इसमें ऐसा ही हो कि एक बार जो आपने टिक कर दिया ना, ये उसे ही कैच करता है सिस्टम, आई थिंक. एक बार मैं मालूम कर लूंगी. और ठीक है, अब ध्यान रहो. देखो ये आपके जो ऐसे आने वाले हैं, आपके अभी FA1 भी होंगे इसी मंथ में, तो ये जो क्लास टेस्ट लिया गया था ना, आपके ऐसे की ही तैयारी थी. तो देखो अब आपको पता चल गया ना एक बार कि जब आपने रॉन्ग पर फर्स्ट टाइम में जिस पर क्लिक किया, आप फिर चाहे कितनी भी बार दूसरा आंसर टिक कर लो, वो फर्स्ट वाले को ही कैच कर रहा है. जैसा कि आप कह रहे हो, ठीक है, ऐसा पता नहीं, ऐसा किसी ने बोला नहीं है, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि इसमें ऐसा होता है. तो एक बार मालूम कर लेंगे इस चीज को. ठीक है, तो आप इस चीज को माइंड में रखना कि एक बार फर्स्ट टाइम जो क्लिक कर दिया ना आपने, ये सिस्टम उसे ही कैच करेगा. तो सोच समझकर अपना आंसर क्लिक करना. क्लियर है ना? आपको FA में हेल्प मिलेगी इससे. ओके, फिर भी देखो जैसे कि 91 में से 63 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, फिर भी जितने बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, ओके, ओनली इन माय सब्जेक्ट, डोंट हैव एनी आइडिया, मैं मालूम कर लूंगी. अदर सब्जेक्ट में आपने किया था ऐसा? ठीक है, देखते हैं ना, मालूम कर लेंगे.
टीचमेंट देखो ऐसा तो है नहीं कि इनऑर्गेनिक के लिए टीचमेंट अलग से मैंने बनाया था, ठीक है, मैं देख लूंगी। अब देखो आपको पता चल गया, तैयारी हो गई एक तरह से, तो मार्क्स के लिए इतने परेशान ना होंगे। हम सिर्फ हम एक तरह से ट्रायल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपने मेन एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस हमने की। ओके पीहू, मैं बात कर लूंगी, देखती हूँ मैं। एक देखो 2 क्वेश्चन थे, एक तो 8th क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है, उसमें मैंने जो आंसरिंग थी ना वो 2 होगा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एक नंबर था 3400 शायद वो नंबर था, जिसमें कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाले को मैंने सही आंसर किया था, बट सिग्निफिकेंट फिगर उसमें 2 ही होते हैं, तो आपने अगर 4 भी किया है तो वो मैं वहां पर सबको नंबर देने वाली हूँ, ठीक है, 2 किया हो या 4 किया हो, जैसा भी है सबको वहां पर एक एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, इसके लिए परेशान ना हो। और एक 10th क्वेश्चन है जिसमें वो यूनिट, अच्छा फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मूला मास वाला था, ठीक है, तो उसमें देखो फॉर्मूला यूनिट भी आंसर अगर आपने लगाया है, फॉर्मूला मास भी लगाया, तो दोनों सही है, ठीक है, किसी ने फॉर्मूला मास किया है, फॉर्मूला यूनिट, तो वहां भी परेशान ना हो, नंबर कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका कह सकते हो कि आपका ट्रायल था, ठीक है, तो नंबर के लिए इतना परेशान नहीं होना, आप ऐसा के लिए अच्छे से तैयारी करना। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हम EMR नेचर समझ रहे थे, हमें एक्चुअल में हमें पढ़ना तो एटॉमिक मॉडल था, ठीक है, एटम के मॉडल की तरफ चल रहे थे, हमने काफी सारे मॉडल्स हमने देख भी लिए थे, क्लासिकल मॉडल जो थे, बट उनसे जैसे जैसे फिर रिएक्शन होती गई, एटम की डिस्कवरियां होती गई नई नई, तो जो टेक्नोलॉजी थी ना वो उन क्लासिकल जो मॉडल थे एटम के उनके साथ फिट नहीं बैठ रही थी, तो साइंटिस्ट को लगा कि हो सकता है ये मॉडल कहीं ना कहीं कुछ इनमें कुछ कमी रह गई हो, कुछ लिमिटेशंस हो, गलत तो आप नहीं कहोगे, कुछ कमियां रह गई हो, तो चलो आगे और डिस्कवरी करते हैं, आगे और रिसर्च करते हैं, तो इन चीजों को फिर हम अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। तो फिर वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने मॉडर्न मॉडल की तरफ, जिसे बोर्स मॉडल कहते हैं। तो उस मॉडल को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो हमें समझना होंगे, तभी हम बोर मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी के कंटिन्यूशन में हम बात कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स की, ठीक है, जो लीड कर रहे हैं कि आपको बताना है कि हाँ बोर मॉडल ऐसा होता है। तो उसी में हमारा पहला जो डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर पढ़ रहे थे। सबका क्लियर है ये कि हमारा क्या चल रहा है। तो ड्यूअल नेचर पढ़ने के लिए हमने देखा कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल हमने देखे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ पर्टिकुलर फीचर्स देखे, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। अब उनका ड्यूअल नेचर सामने आया, उस साइंटिस्ट ने काम किया जैसे मैक्सवेल का था स्टार्टिंग में, उन्होंने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए जो काम करने लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेकर, तो उन्होंने देखा कि वह रेडिएशन किसकी तरह काम कर रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की वॉइस नॉट, ये ना वाईफाई कैच कर लेता है उस टाइम, ये मेरा सिस्टम का नेट चल रहा है बट ये वाईफाई कैच करता है, तो उस टाइम ऐसा होता है। ओके अब देखो, अब बताओ मुझे फटाफट, अब तो नहीं आ रहा है ना अननोन साउंड, यस अब नहीं आ रहा है ना, ठीक है, वो वाईफाई कैच कर लेता है तब होता है ऐसा ना, आप बता दिया करो बीच बीच में। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद हमने पार्टिकल नेचर को समझने के लिए प्लैंक का हमने देखा था। प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमने जाना कि हाँ बॉडी जब उस पर रेडिएशन जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है, उस बिहेव को हमने समझा। 3 बिहेव थे बॉडी के, कोई भी रेडिएशन उस पर डालोगे तो क्या काम करती थी वो। सबसे पहला काम, या कैसे भी कह सकते हो कि कुछ वेव कुछ रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देती थी, ओके, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती थी, कुछ रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके रखती थी बॉडी, और जब भी से पर्टिकुलर और हीट दी जाती, कुछ एनर्जी दी जाती तो वो उन अब्सॉर्ब रेडिएशन को इमिट करती थी। ये तो काम हो गया था किसी भी नॉर्मल बॉडी का। फिर उसके बाद ब्लैक बॉडी आया, उसने देखा कि ब्लैक बॉडी तो जितनी भी रेडिएशन आप डालोगे सबको अब्सॉर्ब करेगी, ना किसी को रिफ्लेक्ट कर रही है ना ट्रांसमिट कर रही है, सारा का सारा अब्सॉर्ब कर रही है। उसके बाद बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो गई, और जब भी आप उसे थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी सारी
वो रेडिएशन सारी अपनी इमिट कर देती थी। ये ब्लैक बॉडी का काम था। तो उस ब्लैक बॉडी को फिर प्लैंक ने समझाया ऐसा कि जब ब्लैक बॉडी ऐसा करती है तो देखो उसका पार्टिकल नेचर शो होता है कि जो रेडिएशन है ना पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए वो ऐसा कुछ कर रही थी। उसने ग्राफ वगैरह प्लॉट किया, वो हमने देखा। नो वॉइस, आप लोगों को आ रही है और सभी को आवाज आ रही है? प्रांजल बोल रही है उसको आवाज नहीं आ रही है। प्रांजल मेरी आवाज नहीं आ रही है या अननोन नहीं आ रहा है? यस मैम, यस शौर्या अंजलि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस मैम? ऑडिबल है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, परेशान हो तो ऑडिबल है, चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं। हमने प्लैंक ने उसे समझा दिया कि देखो इस तरह से ब्लैक बॉडी का हमने ग्राफ अगर हम मानकर चलते तो ऐसा होता, बट इस तरह का मिला, ये सबका क्लियर है। फिर उसके बाद हम कुछ इक्वेशंस वहां से मिली, उन इक्वेशंस को आपको याद रखना है, वो आपकी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करती हैं। ओके, अब उसके बाद एक और हमें समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रेडिएशंस की या जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लो, उन रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर पर को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि जब आइंस्टीन ने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी होता है ना किसी रेडिएशंस के साथ, तो वहां पर देखा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए शो कर रही है रेडिएशन क्योंकि उनका पार्टिकल नेचर होता है। तो उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो हेडिंग नोट डाउन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, जब भी आप किसी पीस ऑफ मेटल, एक पीस ऑफ मेटल आपने लिया, उस पीस ऑफ मेटल पर आपने एनर्जी या रेडिएशन उस पर इंसिडेंट की, ओके, तो उस पर एनर्जी इंसिडेंट करते ही विदाउट टेकिंग एनी टाइम, कुछ जरा सा भी टाइम लिए, उसी टाइम, ओके, एट वंस, उसी टाइम, तुरंत, जिसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि आपने उसको एनर्जी दी, फोटोन एनर्जी से रिलेटेड है, आपने एनर्जी दी, लाइट रेडिएशन दिया, तो वो मेटल ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को उसी टाइम, एट द टाइम जिस टाइम उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसी टाइम अपना एक इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन को हमने फोटो इलेक्ट्रिक नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीड होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। ओके, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी रेडिएशन इसलिए शो कर रही है क्योंकि उनका पार्टिकल नेचर होता है। तो इसे, इसका डिस्क्रिप्शन हम समझेंगे। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो, इट इज एक्सप्लेन बाय हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका ईयर लिख लो, 1887 में हर्ट्ज ने एक्सप्लेन कर दिया। बट उसके बाद जो आइंस्टीन थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आइंस्टीन का आप जानते ही हो जो न्यूमेरिकल है, जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल के लिए, वो उसने वहां से अपना हमें डिराइव करके दिया। तो सबसे पहले हर्ट्ज ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इंस्टेंट इजेक्शन of electron, instant ejection of electron from a metal at light of particular frequency or particular wavelength is incident एक बार डेफिनेशन को पढ़ो। तो यहाँ एक टर्म आ रहा है कि हमने देखा कि
अभी तक हम समझ रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि आपने उस पर एनर्जी डाला, उसको रेडिएशन दिया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके दिया, बट वो रेडिएशन भी किसका होना चाहिए, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ का होना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसे समझते हैं अच्छे से। स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? अब देखो इसे समझो कि आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो हम ले रहे हैं एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो फोटोन या फोटो के फॉर्म में होती है। ओके, लाइट की एनर्जी आप फोटो के फॉर्म से एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो फोटो तो वहां से रेडिएशन से आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि जैसे आपने एनर्जी दी, आपने फोटोन दिए पर्टिकुलर एनर्जी के, तो वहां से क्या इमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। बट हर एक मेटल के लिए देखना, ध्यान देना कि जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है ना वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि आप एक ही फ्रिक्वेंसी की, एक ही वेवलेंथ की लाइट लेकर आ गए और उसी को हर एक मेटल पर डाल रहे हो, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे। हर एक के लिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड है, हर एक के लिए वेवलेंथ फिक्स्ड है, उसी पर वो अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी। उससे कम फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर आप उसे दे रहे हो, उससे कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आप उस मेटल को दे रहे हो, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है ये सब? तो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आती है ना, उसी फ्रिक्वेंसी पर या जो पर्टिकुलर वेवलेंथ आती है, उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ के लो, उस पर्टिकुलर लाइट, उस पर्टिकुलर एनर्जी पर ही एक पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन करती है, उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देते हैं। इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं क्लीन करती हूँ इसको। ये तो हर्ट्ज ने बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और हर एक मेटल का रेडिएशन के साथ ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा जाता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो वो 1 फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आती है, अपना उसके लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगी, बट दूसरी मेटल पर भी अगर आप वो डालोगे तो वो मेटल इजेक्ट नहीं करेगी, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, हर्ट्ज एक्सप्लेन 2 parameters. In his experiment. हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो हम अभी यहाँ देखेंगे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 पैरामीटर्स हमें एक्सप्लेन करके दिए, एक तो था फ्रीक्वेंसी और एक है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी और दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो आप इससे पहले भी देखकर आए हो, जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख रहे थे तो आपको वहां से इंटेंसिटी पता चलती थी। मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस, तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी कह सकते हैं ब्राइटनेस से रिलेटेड है, यानी लाइट जितनी ज्यादा ब्राइट होगी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आप सभी समझते हो, मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पेक्ट्रम में 7 कलर हैं, हर एक की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ओके, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, या आप कह सकते हो कि जैसा भी है, ठीक है, वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो सबके लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। तो फ्रीक्वेंसी से उसने किसको एक्सप्लेन किया, कलर ऑफ लाइट को। क्लियर होता है ये चीज? तो इसे ही हम समझते हैं कि इंटेंसिटी तो क्या हो गई हमारी, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कौन सी लाइट, जो लाइट आप मेटल पर इंसिडेंट कर रहे हो उसकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी से रिलेटेड है, यानी जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट डालोगे आप कहोगे इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। फिर फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया कलर ऑफ लाइट से। कलर ऑफ लाइट, जितना हर एक कलर के लिए, स्पेक्ट्रम के जो 7 कलर है, हर एक कलर के लिए फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कलर को डिटरमाइन करते हो। तो ये 2 पैरामीटर थे जो हमें हर्ट्ज ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट में। पहले एक्सपेरिमेंट बताया, उसके बाद पैरामीटर बता दिए कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो मैं कलर की बात करूंगा,
मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी की, तो मैं बात करूंगा ब्राइटनेस की। उसके बाद एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, हम बना लेते हैं कि उसने अपना सेटअप कैसे किया, अपना इंस्ट्रूमेंट कैसे सेट किया, वो सेटअप देख लेते हैं। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहां सबसे पहले इस तरह से एक वैक्यूम ट्यूब ली। क्या है ये? वैक्यूम ट्यूब। समझते हो वैक्यूम ट्यूब? यहाँ पर इसमें एयर के पार्टिकल भी जो थे ना, क्या मान लो हो सकता है एयर पार्टिकल्स पर हमारी लाइट इंसिडेंट हो जाए, तो हम उसमें एयर पार्टिकल अगर लाइट इंसिडेंट करें तो उसने क्या किया, यहाँ से एयर पार्टिकल्स भी निकाल लिए, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया इस ट्यूब से, ताकि कोई दूसरी रिएक्शन ना हो, सिर्फ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हमें पता चले। फिर इसके बाद यहाँ पर एक मेटल का स्ट्रिप लगा दिया, ये मेटल का स्ट्रिप है। ओके, फिर उसके बाद दूसरी साइड पर, वैक्यूम की दूसरी साइड पर उसने डिटेक्टर लगाया। वो डिटेक्टर आपको डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेटल से या नहीं आ रहा है। यहाँ डिटेक्टर लगाया, ये डिटेक्टर आपको इंडिकेशन देगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का, कि इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ओके, अब वो अपना पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट फिक्स कर रहा है। यहाँ बैटरी उसने सेटअप किया, और इस डिटेक्टर की वजह से यहाँ पर आपको ये इंडिकेशन मिलेगा आपको यहाँ पर कि हाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। ओके, तो ये पूरा सेटअप था। यहां से लाइट, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल पर इंसिडेंट होगी, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, मेटल पर जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई उसकी लाइट से मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया, और यहाँ पर हमें डिटेक्टर में उसका नोटिफिकेशन मिला। आप कह सकते हो कि आपको पता चला डिटेक्टर की वजह से एरो आपका डिस्टर्ब होगा, यहाँ आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, और ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, वैक्यूम हमें लिखा हुआ है। तो ये पूरा सेटअप तैयार किया हर्ट्ज ने, अपना एक्सपेरिमेंट हमें दिया। ओके, और जो दो पैरामीटर उसने जिन पर काम किया, फ्रीक्वेंसी पर और इंटेंसिटी पर, वो उसने हमें एक्सप्लेन कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या किया उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज, एंड we increase intensity of light, एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपना। उसने क्या देखा, जैसे जैसे आपने लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाई, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, as we increase, इंटेंसिटी आ गई आपकी, फ्रीक्वेंसी आएगी अब, as we increase frequency,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर्ट्ज ने देखा कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जैसे ही आपने मेटल पर लाइट इंसिडेंट किया पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, उसे उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दे दिया। फिर उसमें उसने क्या किया, उसने देखा कि लाइट आप डाले जा रहे हो, इंसिडेंट किए जा रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा कब, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे लाइट। उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यानी आगे मूव करना है इलेक्ट्रॉन को, तो वो काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते। क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से हम समझते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है ना, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। मुझे बताओ आप समझ रहे हो ना इस चीज को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी एक तरह की रेडिएशन रिलीज करेगा, ठीक है? तो वो इजेक्शन उसका तभी हो पाएगा जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? जब वो वेव की तरह बिहेव करता तो इंसिडेंट इजेक्शन को हम नहीं समझ सकते थे। हमने देखा उसने पार्टिकल की तरह बिहेव किया, उसने यहाँ मेटल पर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके बाहर आ गया इस तरह से। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो रेडिएशन है, जो पार्टिकल है, उनका कैसा नेचर है, पार्टिकल जैसा नेचर है, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं वो। तो उससे हमें ये चीज एक्सप्लेन हुई कि हाँ हर्ट्ज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम समझे, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। वो पार्टिकल की तरह ही तो उसने काम किया, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर पाए। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ये पार्टिकल नेचर को उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से हम एक नया टर्म और सीखेंगे इसी एक्सपेरिमेंट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, मैं क्लीन करती हूँ इसको। अभी आपने फ्रीक्वेंसी समझा के पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आप लाइट डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालोगे तभी इजेक्शन होगा। हर एक के लिए उस फ्रीक्वेंसी, हर एक मेटल के लिए उस जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड है। उस फ्रीक्वेंसी के आने पर ही मेटल इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करेगी। उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप दे रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो मेटल को, तो वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई ना, उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया। आपने आपसे पहले भी नाम सुना होगा, आई थिंक 9th-10th में भी ये टर्म हमारे सामने आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लो इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप में से बहुत से बच्चे समझते होंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। एक बार बताओ मुझे चैट पे, जिसको भी नॉलेज है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। फिर आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी तो सभी समझ गए ना, एनर्जी से रिलेटेड है, लाइट की एनर्जी से रिलेटेड है, और हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। पीहू नॉट मैक्सिमम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू जो कि एक किसी एक पर्टिकुलर मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए जरूरी है। उस मिनिमम, उससे कम लाइट आप डालोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो वो मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारो ही गुड। ओके, तो मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिस पर कि आप इमेजिन करके चलते हो। यस श्रेया, हर एक मेटल के लिए मैं कह रही हूँ जिस तरह फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, तो उस फिक्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो कि ये वो मिनिमम वैल्यू है कि इससे कम अगर आपने फ्रीक्वेंसी दी तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, जो पूरा सेटअप था वो काम नहीं करेगा। यस में आप भी सही लिख रहे हो, बिल्कुल, वेरी गुड। तो हम लिखते हैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसने बताया हर्ट्ज ने हमें। For every metal there is fixed
there is fixed minimum frequency is required to generate photoelectric effect. Which called threshold frequency. थ्रेशोल्ड के दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? हर एक मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स्ड है, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व. यस, आपकी डेफिनेशन भी सही है कुणाल. मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट विजिबल, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू है, इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आप देते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा. ओके, ये डेफिनेशन हुई. आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो. मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी below which no photoelectric effect is visible. अब देखो, आइंस्टीन इसे बहुत अच्छे से समझाएगा कि हर्ट्ज ने जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट दिया ना, उससे हमने तो अपना एनालिसिस किया कि हाँ इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कैसे ये पार्टिकल नेचर से जुड़ा हुआ है. आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया. आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पार्टिकल नेचर से जुड़ा हुआ है. ओके, इसको डिनोट करते हैं. डिनोटेड बाय न्यू नॉट. जिस तरह आपको पता है फ्रीक्वेंसी को आप न्यू से शो करते थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से शो करोगे, नीचे नॉट लगाओगे आप इस तरह. स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर एक एग्जांपल लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का. क्लीन कर दो इसको. For potassium metal, mu naught equals to the ठीक है. तो यहां हम देखते हैं कि पोटेशियम मेटल के लिए अगर आप बात करोगे तो न्यू नॉट का जो वैल्यू है वो 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, यानी कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप किसको देते हो, पोटेशियम मेटल को, और आप चाहते हो कि वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके दिखाए, अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे, तो वो नहीं होगा. आप अपना एक्सपेरिमेंट कितना भी फिक्स कर लो, बट आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं की है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. तो ये तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसको नोट डाउन करो फास्ट, टाइम हो रहा है क्लास का. ठीक है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया और उसको जोड़ा, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसके साथ जोड़ा, पार्टिकल नेचर के साथ.
ओके, अब देखो आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया। अब देखो आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट है ना, आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि लाइट, फोटोन का आपने नाम सुना है बहुत अच्छे से। फोटोन्स क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के बंडल होते हैं। तो आइंस्टीन ने यही चीज एक्सप्लेन की कि जो लाइट है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी होती है। लाइट कंसिस्ट वेव की तरह नहीं होती है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से यही बताया कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है लाइट की वजह से, तो उसने कहा कि लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी हुई है, एनर्जी के बंडल से बनी हुई है। उन एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं, या उनको आइंस्टीन ने क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया। आपने जो प्लैंक के बारे में सुना था ना, प्लैंक ने अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट दिया था, तो उसने उन एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। ओके, यहाँ पर उन्हीं क्वांटा को आइंस्टीन ने क्या नाम दिया है? फोटोन नाम दिया है। उसी फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो निकल कर आते हैं। ठीक है, यहां देखो इस चीज को, लाइट इज made up of small packets of energy। प्लैंक ने क्या कहा था? इन्हें क्वांटा कहा था। ब्रैकेट में हम क्वांटा लिखेंगे। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या कहा इनको? आइंस्टीन ने फोटोन कहा उन्हीं एनर्जी पैकेट्स को। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, जो क्वांटा कहला रहे थे अभी तक। अब आइंस्टीन ने क्या कहा? कॉल्ड फोटोन। आइंस्टीन ने उनको फोटोन कहा और हर एक फोटोन की उसने एनर्जी बताई। आइंस्टीन का यहाँ पर हमारे सामने इक्वेशन आएगा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is equals to the h nu। एनर्जी आ गया, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है, सभी को पता है यहाँ पर, तो लिख लो इसे। एच क्या है यहाँ? प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू क्या है जिसकी? 6.6 into 10⁻⁴. जूल इंच सेकेंड है, सॉरी। ओके, तो इस तरह से जो क्वांटा अभी तक प्लैंक के अकॉर्डिंग जो क्वांटा थे, वो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या हो गए? फोटोन हो गए। अब ये जो आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन है ना फोटोन की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे उसने एक मॉडिफाइड अपनी इक्वेशन ने यहाँ पर दी, जहां से आपने देख रहे थे आपकी काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ रहा था। तो उस काइनेटिक एनर्जी को भी इसने यहाँ पर इंक्लूड किया और एक नई इक्वेशन यहाँ हमें दी। इसका स्क्रीनशॉट लो, वो इक्वेशन भी लिख लो। Einstein gave the following equation. आपको पता है कि रेडिएशंस के लिए तो अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है फोटोन की, 6.626 है। यस विकास, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे हाँ फोटोन की एनर्जी की, तो वहां हमने E इज इक्वल टू द एच न्यू फॉर्मूला देखा। बट उन फोटोन को जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लिए यूज करते हो तो एक मॉडिफाइड इक्वेशन हमें आइंस्टीन ने दी, एच न्यू इज इक्वल टू द न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, प्लस हाफ ऑफ एन वी स्क्वायर।
इस तरह ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप नाम देते हो वर्क। ये जो यहाँ पर h न्यू नॉट है ना, इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल को या किसी रेडिएशन को वर्क करने के लिए चाहिए। यस यस पीयू, गुड। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है? जो भी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जोड़ रहा है प्लस प्लांक कांस्टेंट को जोड़ रहा है, तो उसे आप वर्क फंक्शन कह रहे हो। ये क्या हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी है। जानते हैं इसे सभी? अब वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी। न्यू नॉट तो क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी। ये एच न्यू नॉट क्या हो गया? वर्क फंक्शन हो गया, जिसकी डेफिनेशन हम यहां लिख रहे हैं। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required by electron for ejection। ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि जब भी आप जो फोटोन आता है ना आपके पास, ठीक है, फोटोन की एनर्जी ये रही E बराबर h में। ये फोटोन की एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास जाती है तो इलेक्ट्रॉन दो काम करता है। एक तो वर्क फंक्शन, यानी कि उस एनर्जी का यूज करता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। दूसरा काम करता है उसे काइनेटिक एनर्जी देने में, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर तो काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही आप ये दोनों काम, ये जो एनर्जी देते हो ना आप E बराबर एच क्यू की फॉर्म में, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जाकर ये दोनों काम करती है। ये हमारा कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसे हमें हर्ट्ज ने बताया और फिर आइंस्टीन ने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज टाइम का क्लास हमारा चला गया है थोड़ा ऊपर ना क्लास का टाइम, तो फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट, यस यस, आप लोग अपना टेस्ट करो।